अनंत और असीम ब्रह्मांड जिसमें अनेकों ग्रह और उल्का पिंड है। इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा में यूं तो कई ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से और इस पर जीवन शुरू होने पर कई अवधारणाएं प्रचलित हैं। जीवों की उत्पत्ति हुई, जंगल और पहाड़ बने, फिर मानव जाति का उद्भव हुआ और जब मानव धरती पर आया उसे जरूरत पड़ी खाने की। उसने शिकार करना सीखा, लेकिन उस समय का मानव एक जगह ठहर नहीं सकता था। उसे भोजन की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता था। धीरे धीरे मानव जाति के विकास क्रम में उसने हथियार बनाना सीखा, आग का आविष्कार किया और पशुपालन के साथ कृषि करना सीखा। कृषि के साथ ही मानव के जीवन में ठहराव आया और इस ठहराव के साथ ही परिवार, समाज और गांव बने। गांव के बनने पर संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया। हरे भरे खेत और लहलहाती फसलें, कितना खूबसूरत है प्रकृति का ये नजारा। इसे देखकर इसे और करीब से महसूस करने का दिल नहीं करता होगा। ज़हन में यह भी ख्याल आता है कि इस सुंदर सृजन को सींचने संवारने में किसके पसीने की मेहनत होगी। ऐसे ही लहलाते खेत में आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड के एक गांव। चौंके मत, बुंदेलखंड का नाम सुन के अगर आपके जहन में बंजर और सूखी जमीन ख्याल आता है, बदहवास और परेशान किसान की तस्वीर उभरती है, तो आपको इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है। आज हम आपको बुंदेलखंड की एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, जिसके नायक हैं प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह और उनके साथी। प्रेम जी से मिलते ही एक सुखद अनुभूति हुई। सफर की थकान तो जाती रही, उनसे हाथ मिलाते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। कोई भी व्यक्ति जो प्रेम सिंह से मिलेगा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। काफी देर तक हम दोनों में बातें हुई। वो मुझे कृषि की और भी न जाने कितनी बातें बताते रहे। इससे पहले ये कृषि का विषय मुझे बेहद बोरिंग लगता था, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा जादू था जो मुझे अब ये बातें अच्छी लगने लगी थी। हरे भरे खेत, सुंदर बाग, जैविक उत्पाद और उपजाऊ मिट्टी, बुंदेलखंड के अंदर यह सब हासिल करना इतना आसान नहीं था। किसान परिवार में जन्मे प्रेम सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमए किया। इसके बाद उनके सामने कैरियर के कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने पैतृक व्यवसाय कृषि को चुना। कॉलेज के अधिकतर सीनियर और जूनियर साथियों ने मना भी किया। पिता से भी इस बात को लेकर मनमुटाव हुआ। उनके पिता चाहते थे कि इतना पढ़ने के बाद बेटा कोई अच्छी सरकारी नौकरी करे, लेकिन युवा प्रेम सिंह के दिल ने किसी के मातहत नौकरी करना गंवारा नहीं किया और कृषि को ही व्यवसाय बनाने का निश्चय किया। शुरुआत अच्छी नहीं रही। ट्रैक्टर, यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों के साथ खेती शुरू की, लेकिन हर बार नुकसान हुआ। 2 साल तक घाटा सहने के बाद जब कई किसान के साथ बातचीत की और गहराई से अध्ययन किया तो कई कारण सामने आए। फिर प्रेम सिंह ने खेती में प्रयोग करने की ठानी और उनके प्रयोगों से जो विधि सामने आई उसे नाम दिया आवर्तनशील कृषि। इस विधि को समझने और सीखने दूर दूर से किसान प्रेम सिंह के पास आते हैं। आवर्तनशील कृषि यानी कृषि की परंपरागत विधि, जैसे हमारे पूर्वज खेती किया करते थे। हमारी जितनी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अवधारणाएं होती हैं, माने प्रक्रियाएं होती हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस होती हैं। और अभी की सारी अवधारणाएं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे राजनैतिक हों, चाहे अर्थशास्त्री में माने चाहे व्यापार की हों और चाहे कृषि की हों, अभी तक 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर दुनिया में काम हुआ है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर इसको चला रहा है और जब चाहेगा इसको समाप्त कर देगा। यह अवधारणाएं अलग अलग नामों से
दुनिया के सारे धार्मिक लोग मानते हैं। कृषि की प्रचलित अवधारणाओं में से प्रेम सिंह का नजरिया कुछ अलग है। अभी 300-400 बरस से एक दूसरी अवधारणा पर मानव जाति ने काम किया, विज्ञानवादी, संघर्षवादी, लालच आधारित। इस अवधारणा की मूल में यह है कि एक बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी, उससे यह पूरा सोलर सिस्टम बन गया, उसी में यह पृथ्वी बन गई और एक बड़े धमाके का इंतजार है, खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाए इसके पहले इसका शोषण करना है, खत्म होना ही है ऐसा हमने मान लिया है। अब फिर वही संकट आ गया, हमने यहाँ पर भी ये दोनों एक बात हो गई इस बात पर कि इसको खत्म होना है। तरीके में अंतर है, खत्म होने में कोई अंतर नहीं है। जब हम इसको खत्म होने वाला मानेंगे तो जल्दी से जल्दी पूरा कोयला निकाल लो, जल्दी से जल्दी पूरा तेल निकाल लो, जल्दी से जल्दी सारा खेत निकाल लो। तो अभी जो कृषि की अवधारणाएं, कृषि विज्ञान की जो वर्तमान में अवधारणाएं प्रचलित हैं, वह ऐसी हैं जैसे हम एक युद्ध कर रहे हैं। हम पहले से ही इसको समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में मान लिया है इसको समाप्त होने वाला है। अभी हमने एक सह अस्तित्ववाद नाम का एक नई विचारधारा से संपर्क हुआ हमारा। श्री ए नागराज शर्मा उसके प्रणेता हैं। यह पूरा अस्तित्व इसी तरह था। हमारे पुरखों ने हमें इसको सजा समारा हुआ हमको दिया है। हमारा कर्तव्य है अपने बच्चों को इससे ज़्यादा उपजाऊ, इससे ज़्यादा फलवती, रसवती बना कर दें। हम क्यों माने कि यह खत्म होने वाला है? हम इसको शाश्वत मानते हैं। प्रकृति से हम जितना लेते हैं, प्रकृति उसका कई गुना हमें देती है। हमने यहाँ पर जो प्रयास किया पिछले 8-10 वर्षों में, इस प्रयास में पाए कि हमें कॉन्सेप्ट लेवल पर भी, अपने सोच विचार के स्तर पर भी हमें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। इस संसार को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, मनुष्य को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, पशु पक्षियों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और वह प्राकृतिक नियमों को खोजना पड़ेगा जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। उसके आधार पर अपनी खेती विकसित करनी पड़ेगी। तब हम जाके इसको और अधिक फलवती, और अधिक उत्पादक, और अधिक पौष्टिक आहार और किसानों को समृद्ध कर पाएंगे। तो अभी हम ऐसे खेती की विधि की तलाश में हैं, माने मानव जाति है, हम तो पा गए उसको, जो किसान को माने किसान को समृद्ध करे, किसान परिवार को समृद्धि दे, खाद्यान्न सुनिश्चित करे, माने उत्पादन भी कम ना हो और पौष्टिक हो, पर्यावरण भी संतुलनकारी हो, पर्यावरण संतुलित करती हो, ज्यादा रोजगार देती हो, इन 5 एंगल को टच करती हो, ऐसी खेती हमें चाहिए मानव जाति को धरती में। जबकि अभी हम 5 चीजों को बर्बाद करने वाला खेती कर रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी एक चुनौती है और इस चुनौती को हमने बखूबी निभाया। लेकिन खाद्य आपूर्ति के लिए हमने कृषि में अनेक रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया। ज़्यादातर परंपरागत मान्यता ये रही है कि कृषि में पौधों में पोषक तत्व पहुँचाने के लिए हमें ज़मीन में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना है और वातावरण से बहुत कम। लेकिन पौधे ज़मीन से तो पोषक तत्व लेते ही हैं, वातावरण से भी बहुत सारे पोषक तत्व लेते हैं। इसमें एक तकनीक है फोलियर स्प्रे। आइए जानते हैं। हम अपने आसपास के प्राकृतिक और कार्बनिक अपशिष्टों से तमाम तरह के जैव रसायन और जैव उत्प्रेरक बना सकते हैं। ऐसी एक विधि के द्वारा प्रेम सिंह अंडे के छिलकों से कैल्शियम निकालना सिखा रहे हैं। अंडे की छिलका मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अंडे के छिलके की जगह में और क्या क्या ले सकते हैं? नहीं, दूध नहीं। सुत्ती समझ रहे हैं ना, तालाब में जो होती है, घोंघा, शंख, ठीक है ना, इन सब में कैल्शियम होता है। और तरीका यही है, उसको अच्छी तरह से भून लेना है कि भूरा पड़ जाए। मात्रा कोई भी अमाउंट आपके खेत के अनुसार, जैसे आप 1 एकड़ खेत के लिए पाव भर या आधा किलो पर्याप्त है। अब शाम हो चली है। मैंने आज रात यहाँ रुकने
और किसानों के बीच बिताने की सोची है। रात का वक्त वैसे भी किसानों के आपसी सामाजिक प्रेम और मनोरंजन का होता है। जुगले किशोर असोर भयो सब जगत मार छलिया माखन चोर माखन चाखन हित राधा के भय मथुरा के धामी तदमही बद्रीनाथ कहाए सालिक राम नाम गुण गाए बासुक बन पाताल छाए बन बन माली महिमा तीन लोक रज दीना सब में पांच तत्व को दीना संध्या प्रात काल को दीना नित्य अंधियारी अंधियारी काली घट हरे दामिन दम के धामी क्षीर सागर गुर नागर में तुम ही द्वार का धाम इतने हजारों वर्षों में प्रकृति से जो भी ज्ञान किसानों ने सीखा वो इन्हीं किस्से, कहानियों और लोकगीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचता रहा। रात गहरी हो चली है। कल नई ऊर्जा के साथ फार्म और बागों को देखने के लिए ज़रूरी है एक अच्छी मीठी नींद ली जाए। यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा है जिससे दिल खिल उठता है। ताज़ा हवा और हरियाली ये आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देते हैं। अब एक नज़र फार्म पर डाली जाए। इस फार्म में घूमते हुए मेरा ध्यान खींचा है इस म्यूजियम ने। दुनिया में शायद ये अपनी तरह का पहला ऐसा म्यूजियम है जो किसानों के इतिहास को तो दिखाता ही है, साथ ही कृषि के विकास क्रम को भी बखूबी साबित करता है। कर्नाटक में कलबुर्गी कंपू में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, भारत विकास संगम में। उस समय कलाम साहब आए थे उसमें। तो कलाम साहब ने एक बहुत अच्छा सा लेक्चर डिलीवर किया और उसके बाद उन्होंने पूछा, बच्चों को इनवाइट किया कि कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे। तो चौथे नंबर पर ये लड़की खड़ी हुई और इसने पूछा कि तुम सभी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट इत्यादि बनने के लिए कहते हो, तुम किसी को भी किसान बनने के लिए नहीं कहते हो। ऐसे में इस देश के किसान और किसानी का क्या भविष्य होगा? इस प्रश्न के बाद न तो कोई उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार था और वस्तुतः देखें तो कलाम साहब के पास संतुष्ट करने वाला उत्तर था भी नहीं। और दूसरे दिन अखबारों में निकला एक रॉकेट मैन जब एक छोटी सी मिसाइल से धराशायी हो गए। हम लोग भी सोचते रहे, तमाम इस देश के बुद्धिजीवियों ने सोचना शुरू किया कि जब इतना बुद्धिमान माने जाने वाले आदमी के पास किसानी के प्रश्नों का कोई और किसानों के प्रश्नों का कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है, तो हमने किसानी के इतिहास को बताने की कोशिश की। और वो इसी तरह से शुरू होता है एवोल्यूशन थ्योरी की, जब पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर पानी आया, फिर जलीय जंतु आए, फिर ग्रीनरी आई, फिर इसके बाद पशु पक्षी आए और पौधे आए, फिर पशु पक्षी आए और उसके बाद मनुष्य आया। और जैसे ही मनुष्य आया तो वो बियावान जंगल में था और तमाम 25 लाख साल तक कहते हैं लगा कि एक एक पशु से संपर्क में को समझना कि उसके साथ कैसे व्यवहार करे, कितनी दूरी बना के रहे, कौन खतरनाक है, कौन मेरे लिए पेट है, पालतू है, और इसी तरह पेड़ पौधों को समझता रहा। और आखार युग के समय में उसको आग उसके हाथ में आ। अब देखिए, आग उसके जलाना बुझाना सीख लिया तो घर घर इन लोगों ने, किसानों ने आग को पहुंचाया। और जैसे ही न्यूलिथिक एरा में आए तो उसके खाद्यान्न उसको समझने लगा और प्रोसेसिंग उसको समझ में आने लगी। सारे पशुओं पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया, पर्णकुटी बनाने लगा, रेशा बनाने लगा, धातु भी पकड़ में आ गई। लेकिन धातु को मोल्ड नहीं कर पाता था। किस पशु को किस तरह से नियंत्रण में लेना है ये उसको समझ में आ गया। किसी को कान से, किसी को मुंह से, किसी को पाँव से, किसी को रोटी से, किसी को मंत्र से, किसी को मऊहर से, इस तरह से पूरी पशु जगत को उसने अपना उस पर नियंत्रण पा लिया।
और जैसे ही धातु को मोल्ड करना शुरू किया वैसे ही किसानी का युग आ गया, और जैसे ही ये हल बना और समाज बन गया। तो जो लोहे में काम करने वाला एक समाज, लकड़ी में काम करने वाले का एक समाज, चमड़े में काम करने वाले का एक समाज, रस्सी में काम करने वाले का एक समाज, कपड़े में काम करने वाले का एक समाज, और ये सारे समाज मिलकर एक पूरे गांव के रूप में हो गए। और पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा सभ्य और व्यवस्थित समाज यही था। फॉर्म का यह हिस्सा पशुपालन के लिए है। पशुपालन से न सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है बल्कि आमदनी भी बढ़ती है। ये तो काफी रोचक है। पशुओं से दूध वगैरह तो मिल ही जाता है, साथ में जो गोबर मिलता है उससे उपजाऊ खाद बनाने की विधि सिखा रहे हैं प्रेम सिंह। आवर्तनशील खेती के सिद्धांत में जो प्रमुख बात है 5 आत्मनिर्भरताएं हैं। हम किसान की समृद्धि, पर्यावरण का संतुलन, खाद्यान्न सुरक्षा और रोजगार, ये 4-5 अंगों में फोकस करते हैं। तो किसान की समृद्धि 5 चीज़ों से है। उसकी जब खाद अपनी हो, बाहर से कोई इनपुट न लेता हो, खाद का पैसे में ना आती हो, और इस तरह से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, ये वर्कले कंपोस्ट है 18 दिन में तैयार हो जा रही है। इस तरह से वह जितने प्रकार से अपने यहाँ रॉ मटेरियल जिस चीज़ का उपलब्ध है उसको अपनी खाद बनाए और उसी खाद का अपने खेत में प्रयोग करें। इसी तरह बीज उसका अपना हो, पानी ऐसा हो जिसमें पानी न लगे, या तो सोलर से ड्रिवन हो या तालाब से लेता हो। हमने उसको भी यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। और जो मशीनरी यूज करते हैं वो मशीनरी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली ना हो, जैसे डीजल ड्रिवन ना हो, हैंड ड्रिवन हो या बुलेट ड्रिवन हो। तो जब हम ऐसी मशीनरी प्रयोग करेंगे तो किसान ऑटोमेटिक समृद्ध होगा। भी उसकी जो कमाई का ज़्यादा हिस्सा है ऐसे खेती के तरीके को कर रहा है कि उसमें ज़्यादा हिस्सा उसके इंसेक्टिसाइड खरीदने में, पेस्टिसाइड खरीदने में, ये खरीदने में, खादें खरीदने में, बीज खरीदने में चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। यही उसकी विपत्ति का कारण भी है। तो हम इस सिद्धांत में इस बात पर फोकस करते हैं कि वह अपनी खेत में अपने रॉ मटेरियल से अपने घर में ही कैसे बेहतरीन खादें बना ले। उसमें कंपोस्ट भी हैं, कुछ इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वो भी हम बनाते हैं। जो स्थानीय सूक्ष्मजीवी हैं उनको भी इस सिंचाई के माध्यम से खेतों में देते हैं, इन कंपोस्ट में भी मिलाते हैं, स्प्रे भी करते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा करते हैं। प्रेम सिंह से बातचीत के दौरान मुझे किसानों की बदहाली की वजह पता चली। किसान अपने उत्पाद का मालिक नहीं बन पाता। समय है किसान अपने उत्पादों को प्रोसेस करके उसका मूल्य संवर्धन करे और फिर बाजार तक लेके जाए। किसान जो भी पैदा करता है अपने खेत में, अपने घर के लिए, उससे जो बचता है उसको प्रोसेस करना, माने वैल्यू एडिशन करने से ही उसका मालिक बनता है। उसके पहले वो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है। जैसे मिर्चा है, मान लीजिए, तो मिर्चा प्रकृति ने पैदा किया, इतना तो इसका हमने बीज पैदा किया, ना इसका हमने फल पैदा किया, हमने केवल उसके योग्य पैदा होने योग्य परिस्थिति पैदा की। तो उसका हमें अगर बाजार लेके जाएंगे तो उसकी कीमत हमें मजदूरी के रूप में मिल जाएगी। इसके असल मालिक तब बनते हैं जब इसको हम और मानवोपयोगी बना देते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं और पौष्टिकता बढ़ा देते हैं, तब इसका हम मालिक बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को इसमें इन्वेस्ट किया है। तब हम बताएंगे कि अब भाई हमारा ये अचार 200 रुपये किलो है या 250 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है। किसान की समृद्धि के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है, यदि वो किसी भी चीज़ को बाजार सीधे बेचने जाता है, चाहे वो दूध जाता हो, गेहूं जाता हो, अरहर जाता हो, कभी भी उसकी कीमत नहीं लगा पाएगा। यदि अरहर की दाल बना देगा तो उसका मालिक हो जाएगा, यदि गेहूं का दलिया बना देता है, यदि दूध का दही, घी, मक्खन, मट्ठा कुछ भी बना देगा, तब उसका वो मूल्य लगाने का अधिकारी हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन के बिना समृद्धि संभव ही नहीं है, और आवर्तनशील खेती के एक प्रमुख अंग वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है। प्रेम सिंह की सफलता और प्रसिद्धि से प्रभावित होकर देश विदेश के विभिन्न प्रांतों से किसान यहाँ सीखने आते हैं। ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेशन अभी यहाँ चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान जब चर्चा के लिए एकजुट होते हैं, तब इनकी चर्चा से जो समाधान सामने आते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। परेश नागर हूँ मैं, मध्य प्रदेश से आया हूँ, सोनकत जिला देवास। वहाँ पे 7 बीघा खेती है। मैं अरविंद, मैं भोपाल से आया हूँ
और मेरी 25 बीघा खेती है वहाँ पर और हम ऑर्गेनिक ही करना चाह रहे हैं। हाँ, और हम लोग पहले भी इसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मैं जैसे मेरे को करीब साल भर हो गया ऑर्गेनिक करते हुए, और भैया हैं ये 3-4 साल से तो कर ही रहे हैं ऑर्गेनिक डेडिकेटेड, बट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक में। देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स ऑल्सो वी आर ऑब्जर्विंग इन आर क्रॉप, कि कहीं फल छोटे लग रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग हैं एज फार्मर्स वी कीप मूविंग अराउंड, और हम देखते हैं कि भाई कहाँ हमारे वो डिफेक्ट पूरे हो सकते हैं। तो आज की तारीख में इंटरनेट है तो हमको पता लग जाता है कि कहाँ मेरी डायरेक्शन ऑफ सर्च होनी चाहिए। तो अभी हमने टेड टॉक देखे हैं इनके, एंड देन वी केम टू नो अबाउट हिम, इनसे कांटेक्ट किया और हम यहाँ आए। जो हमारा माइंडसेट था कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट्स अपने बना रहे थे या हम जो खेती कर रहे थे, यहाँ पे आके एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले खुद के लिए करें, उसके बाद जो सरप्लस बच रहा है उसको हम फिर मार्केट लेके जाएं, उसको भी प्रोसेस्ड रूप में। हम हमेशा रॉ में करते हैं, तो हम कुछ भी उगाएंगे तो उसको वो मार्केट ही मेन चीज़ रहती है, मार्केट उसमें हमेशा हावी रहेगा, किसान का भी हावी नहीं रहेगा। यहाँ आके जो हमको सीखने को मिला है उसमें ये है कि आप प्रोसेस करो, उसको वैल्यू एडिशन करो और फिर आप उसके राजा बनते हो। तो ये एक बहुत मेन चीज़ है जो यहाँ पे आके एक माइंडसेट जो हमारा चेंज हुआ है, वो यहाँ पर आके ये चीज़ सीखने को मिली है। दूसरा यहाँ पे है कि अपना हर चीज़ जो खुद की होनी चाहिए, मतलब पानी भी आपका होना चाहिए, खाद भी अपना होना चाहिए, बीज भी अपना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके एक अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट वे में इन्होंने यहाँ पर दिखाया। दूसरा यहाँ करके दिखाया है उन्होंने। हर जगह जो है क्लासेस हम अटेंड करके आते हैं पर हमको कोई फील्ड इतनी नहीं दिख पाती, यहाँ पर फील्ड दिख पाई है हमें। वर्तमान समय में प्रेम सिंह क्रॉप डिजाइनिंग के बजाय फार्म डिजाइनिंग पर जोर देते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ जो प्रचलन है उसमें किसान का घर एक जगह होता है, पशुओं का स्थान दूसरी जगह और खेत कहीं तीसरी जगह पर होता है। आवर्तनशील कृषि को अपनाते हुए अगर फार्म डिजाइन किया जाए तो इससे उत्पादन और पर्यावरण पर अनुकूल असर पड़ता है। अपने अपने क्लाइमेट जोन के अनुसार आवश्यक फसलों को उगाया जाए। किसान को अगर संपन्न होना है तो उसे खाद के रूप में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आवर्तनशील कृषि के सिद्धांत में जो तीसरा पहलू है वो है बागवानी का। ये जो बाग का पोर्शन है, यहाँ पे जैसे सारी वातावरण में आम की बौरें लगी हुई हैं, इनकी जो पत्तियाँ होंगी, इनके जो फूल होंगे, इनके जो पराग होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी कृषि को भी पोषक करेंगे। तो जो बाग की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे बन रही हैं, वो सारी परिस्थितियाँ हमारी खेती को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो तालाब है, अमूमन गांव में तालाब देखने मिलते हैं, ये तालाब कैसे थोड़ा अलग है? जल संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए या मछली पालन से या सिंचाई के तौर पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सभी दृष्टि से देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो तालाब की, वो ये है गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता की दृष्टि से। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रियल टर्म्स में तो मनुष्य जाति का है नहीं, वो पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए और ऊपर के ताप को ऊपर और नीचे के ताप को नीचे बनाए रखने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से वो पानी होता है। काली धातुएं माने कोयला और पानी, इसको मनुष्य जाति ने जब से निकालना शुरू किया, देखिए कितनी आपदाएं और अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तमाम प्रकार की व्याधाएं बढ़ रही हैं और पानी कंटामिनेट हो रहा है। जो नेचुरल वाटर है, ऊपर से गिरा हुआ पानी है, वही वास्तव में पानी है, एक तो बात। और इसका गुणात्मक विकास हमने एक प्रयोग किया। एक 60 बीघे खेत में गेहूं बोया, 30 बीघे में हमने अंडरग्राउंड वाटर पानी दिया और 30 बीघे में उसके बगल में एक नाला था, उसको रोक कर उसको पानी दे रहे थे। तो जिसको नाले से पानी दिया गया, माने नेचुरल सोर्स से पानी दिया गया, उसमें 17 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ, और जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर दे रहे थे उसमें 13 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ। दूसरी बात, इसमें 3 पानी में पूरा गेहूं पक गया और जो अंडरग्राउंड वाटर दे रहे थे उसमें 5 पानी लगे। और जब हमने इसको एवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया, तो 32% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है यदि हम नेचुरल रिसोर्स से पानी देते हैं। बुंदेलखंड की दृष्टि से तो यह बहुत ही एकमात्र हम कह सकते हैं उपाय है किसानों की सिंचाई के लिए। और जितनी काली मिट्टी के खेत थे उनको स्वयं पूरे खेत को तालाब बना देते थे। तो अगर अभी भी हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दे सकते हैं, हमें 5000 तालाब अभी मिले हैं इसी बजट में, हम इसके लिए उनके कृतज्ञ हैं। और बुंदेलखंड में इससे बेहतरीन कोई सिंचाई का साधन नहीं हो सकता है। इतना सब कुछ देखने, जानने और समझने के बाद एक बात समझ में आती है, प्रकृति ने हमें जितना दिया है उसके बदले हम उसे क्या दे रहे हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ देना सीखा,
यही संतुलन हमें भी कायम करना होगा। इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि प्रकृति ने आज तक हमें सिर्फ देना सीखा है। हमारे जीवन में नया सृजन, नई ऊर्जा का संचार प्रकृति के संतुलन से ही हो सकता है। और मनुष्य जाति होने के साथ ही हमारा यह दायित्व बनता है कि प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए हम भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें।